स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंटर क्लासेस। और आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10वीं का विषय भूगोल, पाठ 6 जनसंख्या। स्टूडेंट, जनसंख्या के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने भारत और ब्राजील की जनसंख्या के अंदर तुलनात्मक घटकों के बारे में मैंने बताया हुआ कि कुल जनसंख्या भारत और ब्राजील की कितनी है, फिर विश्व में क्षेत्रफल में हिस्सा कितना है, फिर जनसंख्या का हिस्सा कितना है भारत और ब्राजील का पूरे विश्व के अंदर। यदि आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो उस वीडियो को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा इस पार्ट का बेसिक नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में लोग बात करने वाले हैं जनसंख्या की संरचना, मतलब जनसंख्या की संरचना किस प्रकार हुई है, उसके अंदर 5 घटक के बारे में बात करने वाले हैं। लिंग अनुपात, आयु लिंग पिरामिड, जनसंख्या वृद्धि की दर और औसत जीवन प्रत्यक्षता, साक्षरता दर। ये 5 घटक होते हैं जो जनसंख्या की संरचना बनाते हैं, मतलब जनसंख्या किस तरह से बनी हुई है। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सिर्फ 2 घटक के बारे में बात करने वाले हैं। पहला घटक है लिंग अनुपात, दूसरा घटक रहेगा आयु लिंग पिरामिड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले समझ लेते हैं लिंग अनुपात क्या होता है। स्टूडेंट्स, लिंग अनुपात मतलब 1000 पुरुषों की तुलना में 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की जनसंख्या, इसे हम लोग क्या कहेंगे, लिंग अनुपात कहेंगे। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर देखिए ब्राजील का रेखा लेख है और एक इसका रेखा लेख है भारत का रेखा लेख है, तो यहाँ पर यदि आप ये पिंक कलर की लाइन या रेड कलर की लाइन अगर देखोगे आप तो 1000 से ऊपर है। मतलब इससे समझ में आता है कि ब्राजील में जो लिंग अनुपात है वह ज़्यादा है, मतलब कि ब्राजील में जो स्त्रियों की संख्या है वह पुरुषों की संख्या से क्या है, ज़्यादा है। यही बात इससे समझ में आती है। और 2001 से लेकर 2011 के इस दशक में जो स्त्रियों की संख्या है वो बढ़ गई, मतलब लिंग अनुपात क्या हुआ है, बढ़ा है 2001 के बाद और 2011 तक। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को। और ये जो लिंग अनुपात कम या बढ़ना होता है ये कुछ घटकों पर ऊपर निर्भर करता है। इन सभी चीज़ों के बारे में वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा स्टार्ट टू एंड तक देखिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में जरूर आएंगी। अब यहाँ पर दूसरा वाला रेखा लेख देखेंगे तो ये भारत का है। यदि आप लोग इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या दर्शाया गया, ये अनुपात दर्शाया गया, मतलब संख्या दर्शाई गई है। यहाँ पर साल दर्शाया गया, कौन से साल में लिंग अनुपात कितना था। ठीक है, यहाँ पर 940 से लिंग अनुपात शुरू हुआ है। कब की बात है, 1961 में, क्योंकि 1961 में पहली बार क्या किया गया था, जनगणना की गई थी भारत के अंदर। ठीक है, याद रहेगा, भारत के अंदर पहला जनगणना कब किया गया था, 1961 में किया गया था। उस समय लिंग अनुपात भारत में 940 था, मतलब 1000 पुरुषों की तुलना में 940 स्त्रियां थीं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। और जो लिंग अनुपात भारत में है वो हमेशा अभी तक कम ही रहा है, इसमें कभी उतार कभी चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन 1991 के बाद भारत में जो लिंग अनुपात है वो बढ़ा है, मतलब 1991 के बाद जो लड़कियों की संख्या है पुरुषों की तुलना में वह क्या होगी, बड़ी हुई है। ठीक है, इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं स्टूडेंट्स कि भारत में लिंग अनुपात कम होने का क्या कारण हो सकता है। ठीक है, इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। यह रेखा लेख क्या दर्शाता है, यहाँ लड़का बोलता है यह रेखा लेख क्या दर्शाता है, तो लड़की कहती है यह रेखा लेख भारत और ब्राजील का लिंग अनुपात दर्शाता है। लिंग अनुपात क्या होता है, तो यहाँ पर लिंग अनुपात की उसने परिभाषा बताई। लिंग अनुपात का मतलब है किसी प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या, 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या क्या कहा जाता है, लिंग अनुपात कहा जाता है। उपयुक्त आलेख से समझ में आता है कि ब्राजील में स्त्रियों की संख्या सदैव ही पुरुषों की संख्या से अधिक रही है। यहाँ ये रेखा लेख समझ में देखकर हमको समझ में आता है कि ब्राजील में जो स्त्रियों की संख्या है वह पुरुषों की तुलना में हमेशा क्या रही है, ज़्यादा ही रही है। ये बात इससे समझ में आती है। और आपको मैंने भी बताया कि 2001 से लेकर 2011 इस दशक में जो ब्राजील की जनसंख्या है वो बहुत बड़ी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए वहाँ पर स्त्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा है और पुरुषों की संख्या वहाँ पर कम है। ठीक है, अब भारत की बात करें तो भारत में जो लिंग अनुपात है वो हमेशा से कम ही रहा है। ठीक है, मतलब 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या हमेशा से भारत में कम रही। उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, अब आगे देखते हैं। भौगोलिक स्पष्टीकरण समझ लेते हैं। सबसे पहले पिछले कई दशकों में ब्राजील में लिंग अनुपात 1000 से अधिक रहा है। सही बात है, 2001 से लेकर 2011 यहाँ पर जो भी बात हो रही है स्टूडेंट्स वो 2011 के अनुसार की जा रही है, क्योंकि भारत और ब्राजील में जो जनसंख्या का वर्गीकरण किया गया था 2011 में किया गया था। ठीक है, भारत में, ब्राजील में 2010 में किया गया था और भारत में 2011 में किया गया था। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि ब्राजील में जो जनगणना है वह किसी साल के अंत में होती है
दशक के अंत में होती है, और जो भारत है उसकी जनगणना जो है वह किसी दशक के शुरुआत में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी जानकारी बता रहा हूँ मैं वो सब 2011 और 2010 के अनुसार लिखी गई है। ठीक है, पिछले कई दशकों में भारत में लिंग अनुपात, जो ब्राजील का लिंग अनुपात है वह अधिक रहा है, 1000 से ज़्यादा रहा है। ब्राजील में 2001 के पश्चात 2001 के बाद स्त्रियों की संख्या में पुरुषों की तुलना में वृद्धि हुई है, बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई 2001 के बाद। भारत में पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से अधिक है। यदि हम लोग भारत की बात करें तो भारत में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से ज़्यादा है, यानी कि पुरुषों की संख्या जो स्त्रियों की संख्या से अधिक है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देख लेते हैं यहाँ पर भारत में पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से अधिक है। इससे बात समझ में आती है कि भारत में पुरुषों की संख्या बहुत ज़्यादा है और स्त्रियों की संख्या पुरुषों की तुलना में क्या है, कम है। मतलब 1000 पुरुषों की तुलना में भारत में स्त्रियों की संख्या क्या है, कम है। ठीक है, यहाँ तक समझा है क्या। अब भारत में कई दशकों में लिंग अनुपात में उतार चढ़ाव दिखाई देता रहा है। 1991 के पश्चात लिंग अनुपात में सुधार आया। 1991 के बाद भारत सरकार ने बहुत सारे ऐसे कानून लागू किए, बहुत सारे ऐसे आंदोलन किए गए, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे आंदोलन चलाए गए थे, जैसे अभियान चलाए गए थे। इन अभियानों की वजह से 1991 के बाद भारत में जो लिंग अनुपात है उसमें बढ़ोतरी आई है। यदि हम लोग बात करें वर्तमान में, अगर भारत में सबसे कम लिंग अनुपात किसी का है तो वह है हरियाणा राज्य का। किसका है, हरियाणा राज्य। और सबसे अधिक लिंग अनुपात अगर किसी का है तो केरल का है। मतलब केरल में 1084 स्त्रियों की संख्या कितनी होती है, 1084, 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या है। और हरियाणा में 879 है। ठीक है, और स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके बताना है कि महाराष्ट्र में लिंग अनुपात कितना है। क्योंकि हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र का लिंग अनुपात कितना है इसका मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देंगे। और अगर हम लोग केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार, उसके अंदर लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है जो 876 है। कितना है, 876। और दमन और दीव की बात करें तो इसके अंदर 618 है। क्या है, 618 लिंग अनुपात है। ठीक है, इस तरह से मैंने पूरे राज्यों के नाम बताना तो यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि भारत में 28 राज्य, तो 28 राज्यों की लिंग अनुपात को बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर 2 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बताए हैं, जिसके अंदर हरियाणा का सबसे कम है, 879 लिंग अनुपात है। और जो केरल है, ठीक है, जिसको हम लोग केरला कहते हैं, उसके अंदर 1084, जिसके अंदर लिंग अनुपात ज़्यादा है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना है कि महाराष्ट्र के अंदर कितना है। और दूसरी तरफ मैंने बताया केंद्र शासित प्रदेश में अगर देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश में जो लिंग अनुपात है सबसे ज़्यादा है अंडमान निकोबार में 876। कितना, 876। और दमन और दीव की बात करें तो वहाँ पर 618 है। ठीक है, इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा थोड़ी बहुत जानकारियाँ। ठीक है, किसी प्रदेश में लिंग अनुपात कम होने का क्या कारण है। किसी प्रदेश में बात करो या किसी देश में बात करो, लिंग अनुपात कम होने का क्या कारण हो सकता है स्टूडेंट्स। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, जैसे साक्षरता हो गया, वहाँ के लोग ज़्यादा साक्षर नहीं रहेंगे। अंधविश्वास होगा और नकारात्मक परंपराएं होती समाज में, नकारात्मक परंपराएं होती है, स्त्रियों को कम दर्जे से देखा जाता है। ठीक है, स्त्री भ्रूण अत्याचार होते हैं। ठीक है, छोटी बच्ची जन्म लेने से पहले उसको स्त्री भ्रूण हत्या कर दी जाती, दहेज प्रथा आदि कारणों की वजह से किसी प्रदेश में जो लिंग अनुपात होता है वो कम होने का कारण हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया क्या। तो अगला सवाल उठता है कि अगर भारत में स्त्रियों की संख्या में वृद्धि करनी है तो कौन से उपाय करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला स्टूडेंट्स काम क्या करना पड़ेगा कि जो साक्षरता दर है भारत की, साक्षरता दर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यदि साक्षरता दर भारत की बढ़ गई तो लोग साक्षर हो जाएंगे और लोग अंधविश्वास को मानेंगे नहीं और स्त्रियों की संख्या इससे बढ़ सकती है। अभी भारत की जो साक्षरता दर है वो 72% है। कितना है, 72। मतलब 100 लोग में से 72 लोग साक्षर है, मतलब पढ़े लिखे लोग हैं। और दूसरा, नकारात्मक जो प्रवृत्तियां समाज में चल रही हैं, जो परंपरा चल रही है, उनको दूर करना चाहिए। समाज में जन जागरण फैलाना चाहिए। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे मुद्दों को उठाना चाहिए। और स्त्री भ्रूण हत्या जो चल रही है या दहेज प्रथा जो समाज में चल रहा है, इनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, जिसके कारणों से अगर ये सारे कदम उठाए जाएंगे तो लिंग अनुपात में वृद्धि आ सकती है भारत के अंदर। और जो स्त्रियां हैं, स्त्रियों की साक्षरता में वृद्धि करना चाहिए। स्त्रियों की साक्षरता में वृद्धि होगी तो स्त्री अपनी आवाज़ें ऊपर उठा सकती हैं। यदि उनको साक्षर नहीं किया गया तो समाज उनको नीचे दबा देगा, स्त्रियां कभी अपनी बातों को ऊपर नहीं उठा पाएंगी। स्त्रियों को रोजगार देना चाहिए, स्त्रियों को क्या मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। और स्त्रियों को सशक्तिकरण करने के लिए, स्त्रियों को मजबूत करने के लिए सरकार को अलग अलग नियम और कानून बनाने चाहिए, अलग अलग योजनाएं
स्त्रियों के लिए बनाने चाहिए, जिसकी वजह से उनकी जनसंख्या में वृद्धि हो और जो लिंग अनुपात है वो सही हो पाए। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? चलिए आगे देखते हैं। लिखा है भारत में पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से अधिक है। ये सबको मालूम है, आप सबको मालूम पड़ गया कि भारत में जो पुरुषों की संख्या है वो स्त्रियों से ज्यादा है। क्या ऐसी स्थिति भारत के सभी राज्यों में है? पता कीजिए। नहीं, ऐसी स्थिति भारत के सभी राज्यों में नहीं है। ठीक है, अलग अलग राज्यों में जो लिंग अनुपात है सबका अलग अलग है। जैसे मैंने ऊपर बताया कि भाई हरियाणा में 879 है, ठीक है, सबसे अधिक लिंग अनुपात, सबसे कम लिंग अनुपात है। केरला की बात करें तो 1084 सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात है। यदि केंद्र शासित प्रदेश में बात करें अंडमान निकोबार में 876 है लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा। और दमन और दीव की बात करें तो 618 लिंग अनुपात है, मतलब 1000 पुरुषों की तुलना में 618 स्त्रियाँ है वहाँ पर। तो अलग अलग राज्यों का लिंग अनुपात अलग अलग रहेगा। यहाँ पर 28 के 28 राज्यों के बारे में बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आप इंटरनेट के माध्यम से उनको सर्च करके जानकारी को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आ गया क्या? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है स्टूडेंट्स, अगला घटक है जनसंख्या संरचना का आयु लिंग पिरामिड। आयु लिंग पिरामिड क्या होता है स्टूडेंट्स? ये स्त्रियों और पुरुषों की आयु को दर्शाता है कि किसी देश में कितने आयु वाले वर्गों के लोग कितनी मात्रा में, छोटे बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, ठीक है, फिर जवान कितने हैं, ठीक है, इसकी मात्रा को दर्शाने के लिए आयु लिंग पिरामिड का इस्तेमाल किया जाता है। किसी देश के तरक्की और विकास के लिए, किसी देश की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए आयु लिंग पिरामिड को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आयु दर्शाई जाती है और यहाँ पर उसका प्रतिशत दर्शाया जाता है। मतलब जो एक्स अक्ष होता है उस पर प्रतिशत दर्शा दिया जाता है और जो वाई अक्ष रहता है उस पर क्या दर्शा दिया जाता है? आयु दर्शा दी जाती है। जैसे 0 से लेकर 4 तक का डिस्टेंस रखा जाता है, 4 वर्ष का डिस्टेंस रखा जाता है, 0 से 4, फिर 4 से 8, 8 से 12, इस तरह से वर्ष का अंतर रखा जाता है। इसके अंदर आपको मालूम है आयता चित्र का इस्तेमाल करते हैं। आयता चित्र जो होता है इस तरह से होता है, आपने स्तंभालेख देखा होगा, ठीक है ना, छोटी कक्षाओं में आपने स्तंभालेख देखा होगा, ये खड़ा स्तंभालेख है। लेकिन जब हम लोग आयु लिंग पिरामिड बनाते हैं तो इसकी स्तंभालेख को क्या करते हैं? इस तरह से आड़ा कर दिया जाता है, ठीक है, इस तरह से क्या कर देंगे? आड़ा कर देंगे। और जो पुरुषों का आयु रहेगा वो ब्लू कलर से दर्शाया जाता है और स्त्रियों की आयु जो रहती वह गुलाबी कलर से दर्शाया जाता है, ये फिक्स है, ठीक है। और स्त्रियों की जो आयु रहेगी वो हमेशा दाईं ओर दर्शाई जाएगी और पुरुषों की जो आयु रहेगी हमेशा बाईं ओर दर्शाई जाती है आयु लिंग पिरामिड के अंदर। यहाँ तक समझ में आ गया क्या? ठीक है, यहाँ तक समझाए कि आयु लिंग पिरामिड किसी भी देश की तरक्की और विकास करने के लिए बहुत ज़्यादा योगदान करती है। आप वीडियो को देखते जाइएगा, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। यहाँ पर जो ब्लू कलर है, ठीक है ना, गुलाबी आसमानी कलर, उसके में पुरुषों की आयु दर्शाई जाएगी और जो यहाँ पर गुलाबी कलर है ये स्त्रियों के लिए दर्शाया जाएगा। स्त्रियाँ की जो आयु रहेगा वो दाहिनी तरफ और पुरुषों की जो आयु रहेगी वो बाईं तरफ दर्शाई जाएगी। ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। तो देख लेते हैं यहाँ पर ये बात क्या हो रही है लड़का और लड़की के बीच में। यह आलेख कुछ भिन्न लग रहा है, आप सभी को देख के पहली बार आप लोगों ने देखा होगा शायद, ठीक है ना, अलग लग रहा है। हाँ, ये जनसंख्या का लिंग और आयु दिखाने वाला, लिंग मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये भी दिखा रहा है और उन साथ साथ उनकी आयु दिखाने वाला आयु लिंग पिरामिड कहते हैं, ठीक है। इसका क्या उपयोग होता है? इसका क्या उपयोग है? किसी भी देश में कितनी मात्रा में कितनी आयु वाले लिंग के लोग रहते हैं, मतलब अगर स्त्रियों की संख्या जाननी है या पुरुषों की संख्या जाननी है, बूढ़ों की संख्या जाननी है, बच्चों की संख्या जाननी है, तो आयु लिंग पिरामिड उसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होता है। किसी प्रदेश में जनसंख्या का लिंग आयु संदर्भ अध्ययन करने के लिए आलेख का उपयोग किया जाता है। लिंग के संदर्भ में या आयु के संदर्भ में अगर कोई जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो आयु लिंग पिरामिड का इस्तेमाल किया जाता है। इसका अर्थ है कि हम देश के विभिन्न आयु समूह के स्त्री पुरुष की संख्या का प्रतिशत जान सकते हैं। इससे मतलब समझ में आता है कि हम लोग अलग अलग देशों के स्त्रियों और पुरुषों की प्रतिशत को ज्ञात कर सकते हैं। उस देश में कितने प्रतिशत स्त्री रहते हैं और कितने प्रतिशत पुरुष रहते हैं, इसकी बात की जानकारी हमको प्राप्त हो सकती है। हाँ, इससे हमें यह पता चलता है कि देश में बच्चे, युवा और वृद्धों का अनुपात कितना है। इससे हमको पता क्या चलता है कि उस देश में बच्चों का अनुपात कितना है, वृद्धाओं का अनुपात कितना है, ठीक है, और जवान लोग का अनुपात कितना है। उपयुक्त आलेख से यह पता चलता है कि दोनों देशों की युवाओं की संख्या अधिक है, किंतु भारत और ब्राजील में बच्चों की प्रतिशत अधिक है, जबकि ब्राजील में 80% आयु वाले लोग का प्रतिशत ज़्यादा है। इसको हम लोग मानचित्र के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले सवाल उठता है स्टूडेंट्स, जो ये पिरामिड है, ये पिरामिड वर्ड लिया कहाँ गया, पिरामिड शब्द लिया कहाँ गया था? तो मिस्र नाम का देश है। क्या है? मिस्र नाम का देश है, जहाँ पर गीज़ा
क्या, गीज़ा शहर। गीज़ा शहर में पहले वहाँ के लोग राजा लोग जो होते थे, वे लोग अगर कोई मर जाता तो वो लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। पुनर्जन्म में विश्वास करते मतलब वो मर जाने वाले लोगों को क्या करते थे, उनके लिए पिरामिड बनवा देते थे और पिरामिड के रूप में संग्रहित करके रख देते थे। ठीक है, ये पहले ज़माने में होता था, इसलिए गीज़ा शहर में बहुत ज़्यादा पिरामिड बने हुए और इन्हीं पिरामिडों को अजूबों में भी शामिल किया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि यहाँ तक? अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले समझ लेते हैं आयुलिंग पिरामिड ब्राज़ील का। इसके अंदर बहुत ज़्यादा अध्ययन करने के लिए दिया गया है। यदि हम लोग बात करें तो यदि नीचे का ये बेस देखें, आधार देखें, तो ये क्या दर्शाता है, शिशु वर्ग, मतलब 14 साल का जो वर्ग है ये शिशु वर्ग दर्शाता है। मतलब ये अकार्यशील वर्ग है। क्या है, अकार्यशील, मतलब ये शिशु वर्ग में आ जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक देखोगे तो ये कार्यशील वर्ग है, मतलब युवा वर्ग है। ठीक है, और यहाँ से ये वृद्धावस्था आ जाती है, ये बूढ़े लोग की अवस्था है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बच्चों की संख्या है वह बहुत कम है। ठीक है, और यहाँ पर वृद्धाओं की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा दिख रही है। अगर हम लोग देखेंगे कि 80 से लेकर 84 में, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है वो पुरुषों का लिए देखना है और जो गुलाबी कलर का बॉक्स दिख रहा है वो स्त्रियों के लिए देखना है। तो ब्लू कलर वाला बहुत कम दिख रहा है और गुलाबी वाला बहुत ज़्यादा दिख रहा है। मतलब ब्राज़ील में इससे संदेश मिलता है कि ब्राज़ील में स्त्रियों की संख्या, वृद्धाओं में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर जो वृद्धाश्रम रहते हैं वह ज़्यादा होते हैं, वृद्धाश्रम वहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, और देख लो यहाँ पर ये नीचे की तरफ होता जा रहा है, मतलब यहाँ पर वृद्धाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब देख ले कार्यरत समूह, ये इनकी संख्या बहुत कम है और जो शिशु वर्ग है, जो शिशु वर्ग में आ जाते हैं उनकी भी संख्या यहाँ पर बहुत कम है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया क्या? अगला आकृति आपको दिख रहा होगा, ये है पिरामिड किसका, भारत का आयुलिंग पिरामिड है, जिसके अनुसार हमको समझ में आता है कि ये जो नीचे वाली अवस्थाएं हैं, ठीक है ना, ये 14 से लेकर ये शिशु अवस्था है। ठीक है, इसके अंदर जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग ब्राज़ील से तुलना करें तो ब्राज़ील का जो आधार था वो बहुत छोटा था, मतलब वहाँ पर बच्चों की संख्या बहुत कम है, किसकी तुलना में, भारत की तुलना में वहाँ पर कम है। और हमारा जो युवा वर्ग है, ठीक है, भारत को युवा देश के रूप में जाना जाता है, तो युवा वर्ग का जो समूह है वो बहुत ज़्यादा है। वृद्धाओं की संख्या यहाँ पर बहुत कम बताई गई है, वृद्धाओं की संख्या क्या होती है यहाँ पर, कम होती है। अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में एवरेज जो जीवन है वह 69 साल है। कितना है, 69 साल, मतलब एवरेज जीवन जो है भारत में वो 69 साल है। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति अगर पैदा होता है तो कम से कम 69 साल भारत में जी सकता है। अगर जापान की बात करें तो जापान में सबसे अधिक 88 वर्ष है, जापान में सबसे ज़्यादा 88 वर्ष है। अगर कोई व्यक्ति जापान में पैदा होता है तो 88 वर्ष तक ज़्यादा जी सकता है। यूएसए में 79 है और केन्या में 62 है। ये 4 अलग अलग देशों के बारे में मैंने बता दिया है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और याद रखना स्टूडेंट्स, ये जो युवा वर्ग है, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं आयुलिंग पिरामिड, ये आयुलिंग पिरामिड भारत की अर्थव्यवस्था बहुत असर डालती है। यदि किसी देश में युवाओं की संख्या ज़्यादा है, इसका मतलब वह देश बहुत मजबूत तो है, लेकिन अगर वह देश उन युवाओं को रोजगार उपलब्ध नहीं करवा पाया तो उस देश में जो बेरोजगारी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उस देश में युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अगर वहाँ की सरकार सही नीतियाँ लागू नहीं करती है तो वहाँ के लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं होगा और धीरे धीरे वह देश बेरोजगारी की तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक है, इससे यह नुकसान हो सकता है। ठीक है, और जाहिर सी बात है जब युवाओं की संख्या ज़्यादा रहेगी तो वहाँ पर खाद्यान्न की आपूर्ति ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है ना, फसलों का उत्पादन ज़्यादा करवाना पड़ेगा और जो देश का बजट रहेगा, देश का जो खर्चा रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यही कारण है आज आप लोग भारत में भी देख रहे होंगे बहुत सारे बेरोजगारी की समस्या भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आज के अनुसार, अगर मैं जिस समय वीडियो बना रहा हूँ आज के अनुसार भारत में 64% मतलब 64% लोग बेरोजगार हैं। मतलब अगर 100 लोग ग्रेजुएशन करते हैं, 100 लोग डिग्री करते हैं, 15वीं पास होते हैं, तो उसके अंदर 64% लोग क्या हैं, बेरोजगार हैं। क्यों? क्योंकि भारत एक विकासशील देश तो है, लेकिन भारत उन युवाओं को रोजगार प्राप्त नहीं करवा पा रहा है। जो युवा वर्ग निकल रहे हैं पढ़ के, शिक्षा प्राप्त करके, उन युवाओं को रोजगार प्राप्त नहीं करवा पा रहा है, जिसकी वजह से भारत में आज जो बेरोजगारी है वो 60 से 64% हो चुकी है आज। ठीक है, ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। इसकी वजह से भारत की जो विकास की गति है वह धीमी हो सकती है।
ठीक है ना। यदि इन 64% मतलब सभी लोगों को, जितने भी युवा वर्ग है, इन सभी को अगर रोजगार प्राप्त हो जाए तो वह देश तरक्की करने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। यदि उनको रोजगार नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, उस देश में बेरोजगारी की वजह से वह देश की तरक्की जल्दी नहीं होगी, उसकी तरक्की रुक जाएगी। तो अलग अलग कारणों से निर्भर करता है। और यह आयु लिंग पिरामिड यह भी बताता है कि कौन सा देश आने वाले समय में उसकी दशा क्या होगी, ठीक है, आने वाले 10 साल में उसकी दशा क्या होगी, आने वाले 20 साल में क्या दशा, यह प्रिडिक्शन करने के लिए, अनुमान लगाने के लिए आयु लिंग पिरामिड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर भारत के लिंग अनुपात की बात करें, आयु लिंग अनुपात की बात करें, तो आने वाले कुछ समय के बाद भारत में युवाओं की संख्या और बढ़ जाएगी और जो वृद्धाओं की संख्या रहती है वह क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और कम हो जाएगी, ठीक है। और आने वाले समय में भारत को बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा युवाओं को रोजगार देने का, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? यहाँ तक समझाए तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्पष्टीकरण, जनसंख्या की आयु संरचना के अनुसार ब्राजील की जनसंख्या वृद्धत्व की ओर झुक रही। सही बात है। अगर मैं ब्राजील की बात करूं तो वहां पर 80 से 84 जो प्रतिशत था वो बहुत ज्यादा, जिसके अंदर महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा थी। तो ब्राजील को वृद्धों का देश कहा जाता है, बूढ़ों का देश कहा जाता है, वहां पर बूढ़ों की संख्या बहुत ज्यादा है। किंतु ऐसी परिस्थिति में भारत अभी नहीं, भारत की स्थिति ऐसी नहीं, भारत में युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। इसका अर्थ भारत में कार्यशील जनसंख्या बहुत अधिक है। देखो कार्यशील जनसंख्या किसे कहा जाता है, जो युवा वर्ग है उसको कार्यशील कहा जाता है, ठीक है। लेकिन जो बच्चे होते हैं, ठीक है ना, जो बच्चे होते हैं या जो वृद्ध होते हैं उन्हें अकार्यशील वर्ग कहा जाता है, क्योंकि वो वर्ग काम नहीं करते हैं, ठीक है, वो दूसरे ऊपर निर्भर रहते हैं। जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता के ऊपर निर्भर रहते हैं, मतलब वो काम नहीं कर सकते, ठीक है, वो देश की तरक्की में कुछ योगदान नहीं दे पाते। और जो वृद्ध लोग रहते हैं वो लोग भी क्या होता है, रिटायर हो चुके होते हैं, क्योंकि वो लोग भी अपने बच्चों के ऊपर निर्भर रहते हैं अपने पालन और पोषण के लिए। तो यही कारण है कि किसी देश की वृद्धि और विकास के लिए आयु लिंग पिरामिड उसका बहुत ज्यादा योगदान करता है, ठीक है। अब आगे, उपयुक्त दोनों आलेखों का उपयोग कर ढूंढिए क्या विभिन्न आयु समूह में स्त्रियों और पुरुषों का संख्या में अंतर है। हाँ, अगर आप लोग मैप को सही से देखोगे, आकृति को सही से देखोगे, आलेख को, तो आपको समझ में आएगा अलग अलग आयु समूह के लिए स्त्रियों और पुरुषों की संख्या क्या है, अलग अलग है, ठीक है ना, अलग अलग सब जगह अगर आप लोग सही से देखोगे तो। अगला क्वेश्चन, किस आयु समूह में मुख्यतः यह अंतर दिखता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि भारत में और ब्राजील में यह अंतर जो है, मतलब स्त्रियों का अनुपात और पुरुषों का अनुपात कहाँ पर ज़्यादा दिखाई देता है। सबसे पहले समझते हैं ब्राजील के बारे में। अगर बात करें स्टूडेंट्स ब्राजील की, और बात करें ब्राजील में कि सबसे ज़्यादा अंतर जो है स्त्रियों और पुरुषों की संख्या में, तो आपको दिखाई देगा 10 से 14 में। देख लीजिए, ये 10 से 14 में ब्लू वाली लाइन बाहर निकल गई 4% है, और यहाँ पर जो ये पिंक वाली लाइन है या गुलाबी लाइन है वो अंदर है। ये तो यहाँ पर एक अंतर दिख गया आपको, ठीक है। दूसरा आप लोग देख सकते हो 70 से 74 इसमें देख सकते हो, यहाँ पर पुरुषों की संख्या ये 2% को टच भी नहीं किया है, और यहाँ पर स्त्रियों की संख्या 2% को क्या कर दी है, पार कर दी है, ठीक है। यहाँ तक समझा। और एक और देख सकते हो 80 से 84 में देख लो, 80 से 84 में देख लो स्टूडेंट्स, यहाँ पर पुरुषों की संख्या बहुत कम है, मतलब ब्लू वाला जो कलर है वो बहुत कम है और यहाँ पर गुलाबी वाला कलर बहुत ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर स्त्रियों की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब 85 से 79 देख लो, यहाँ पर ब्लू वाली जो लाइन है वो बहुत कम है, और जो गुलाबी कलर का है बॉक्स वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर स्त्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है, और 90 से 94 में भी आप देख सकते हो अंतर दिखाई दे रहा है। तो मैंने 4 से 5 वर्ग बताए, पहला 10 से 14, दूसरा 60 से 74 नहीं 70 से 74 बताया, और उसके बाद 80 से 84, फिर 85 से 79 और 89 सॉरी, फिर 95 से 99। ये 5-6 वर्ग मैंने बताया जहां पर आपको अंतर दिखाई दे रहा है स्त्रियों की संख्या में और पुरुषों की संख्या में। बाकी जगह अगर आप देखोगे तो इतना अंतर नहीं दिखाई दे रहा, बाकी जगह पर आपको बराबर ही दिखाई देगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भारत के बारे में। इसमें से यदि भारत के बारे में बात किया जाए तो अब यदि आप लोग देख सकते हो कि पहले ही सबसे पहला 0 से लेकर 4 वर्ग वाले, यहाँ पर जो बालक होते हैं, मतलब जो पुरुषों की संख्या जो बालक होंगे और जो बालिका होगी, बालक की संख्या ज़्यादा रहेगी, बालिकाओं की संख्या क्या रहेगी, कम रहेगी, ठीक है। इस तरह से अंतर आप देख सकते हो। 10 से 14 में देख सकते हो, यहाँ पर ये तो ब्लू वाला बॉक्स है वो ज़्यादा है, यहाँ पर जो पिंक वाला बॉक्स है वो बहुत कम है। इस तरह से आपको अंतर दिखाई देगा। 20 से 24 में देख लो, यहाँ पर ये देखो 20 से 24 में ज़्यादा बड़ा निकला हुआ है, यहाँ पर छोटा। तो इस तरह से आप अंतर बता सकते हो। 25 से 29 भी आप देख लो, यहाँ पर 25 से 29 से यदि आप ध्यान से देखो 25 से 29 यहाँ पर बाहर निकला हुआ, यहाँ पर लाइन पे टच है, ठीक है। ये अंतर दिखाने का काम
किया गया है। और यदि ऊपर आप लोग बात करोगे तो 94, देखो 90 94 में भी आप देख सकते हो। ठीक है, इस तरह से भारत और ब्राज़ील में जो आयु समूह में मुख्यतः अंतर है वो हमने समझने का प्रयास किया। तो इस वीडियो में क्या सीखा स्टूडेंट्स? इस वीडियो में सीखा है कि लिंग अनुपात किसे कहते हैं। लिंग अनुपात को जनसंख्या अनुपात भी कहा जाता है। ठीक है, लिंग अनुपात किसे कहते हैं और आयु लिंग पिरामिड क्या होता है उसके बारे में हमने समझा। और आयु लिंग पिरामिड और लिंग अनुपात भारत में और किसी देश में किस तरह से असर डालते हैं और क्या क्या कारण है इनके होने के, और ये होते तो इनसे क्या परिणाम निकलता है। तो इन सभी चीज़ों की हमने बात की है स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोगों को पूरी वीडियो लेक्चर पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि महाराष्ट्र में लिंग अनुपात कितना है, महाराष्ट्र का लिंग अनुपात कितना है। ठीक है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।